आवाज़ नहीं आ रही? क्या हो गया भाई? आ रही है आवाज़? हम्म। हाँ भाई, आवाज़ आ रही है प्रॉपर? एक बार बता दिया जाए। फिर बेटा जी हम पढ़ते हैं बेटा इस चैप्टर संख्या, आपको पता है चैप्टर संख्या 6 है। इसका आज हम बेस पढ़ लेते हैं। ये कहाँ जा रहा है? पहले बेस तो पढ़ ले इसका। ठीक है। चैप्टर संख्या 6 का हम बेस पढ़ रहे हैं। ओके बेटा जी, तो एक बार आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दिया जाए। बेटा जी चले, भाई चले आगे। हाँ, हमारे चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। ठीक है। तो इसके बारे में रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होते हैं, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आगे होगी बात में, जितनी भी रेखाएं हैं और जितने भी कोण हैं उन सारे के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है। ठीक है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो इसलिए आप इस क्लास को मिस ना करें। ठीक है। हाँ, देखो देखिए, पहले तो देखो रेखाएं, रेखाएं को पढ़ने से पहले आता है, पहले प्राणी आता है बिंदु, पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं? देखो मैं आपके सामने एक पॉइंट बना रहा हूँ, मैं बना तो दिया आपके सामने एक पॉइंट, लेकिन इसकी परिभाषा में पूछ लूँ तो भाई पॉइंट किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे? हाँ भाई, मैं आपसे इसकी परिभाषा पूछ लूँ तो आप क्या बताओगे? देखो मैंने एक पॉइंट बना दिया, इस पॉइंट की परिभाषा में पूछूं तो क्या बनाओगे? हाँ, तो देखो देखिए, एक ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई होती है, एक ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई हो, न ही चौड़ाई हो, और न ही इसकी ऊंचाई हो। ठीक है भाई, न तो इसकी लेंथ होती है और न ही इसकी ब्रीथ होती है और न ही इसकी हाइट होती है। ठीक है। ये तो होगी इसकी पहली परिभाषा। लेकिन ऐसा वर्त जिसकी त्रिज्या नगण्य हो, न के बराबर हो, इसका मतलब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वर्त बनाना चाहूँ, आपको पता है, देखो देखिए मैंने एक वर्त बनाया आपके सामने। देखो, आपके सामने ये एक वर्त बनाया, वर्त है आपके सामने। अगर मैं इसको छोटा करते करते देखो इसकी त्रिज्या नगण्य कर दूं, देखो ये वर्त नहीं है, वर्त, ये देखो। हाँ भाई, देखो मैं आपके सामने एक वर्त बना रहा हूँ, एक वर्त है, दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी त्रिज्या छोटी कर दूं, साव नगण्य कर दूं, तो आप देख रहे हो एक पॉइंट बन जाता है, एक बिंदु बन जाता है, और बन गया ये बिंदु। ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा वर्त जिसकी त्रिज्या न के बराबर हो तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? अरे बिंदु। अरे बिंदु, ये जो बिंदु होता है, एक तरह से गोलाई तो है, एक तरह से ये वर्त ही तो है। भाई ये बिंदु एक तरह से वर्त ही तो है, गोल गोल। लेकिन इसकी त्रिज्या क्या है? नगण्य है, न के बराबर है। आगे बात सुनने, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, एक ऐसा वर्त जिसकी त्रिज्या नगण्य हो, न के बराबर हो, तो वो आकृति क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। उस वर्त को क्या बोलेंगे? हम बिंदु बोलेंगे। यह एक विमाहीन आकृति है। विमाहीन का मतलब है इसकी कोई, इसकी यूनिट वगैरह, इकाई वगैरह नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि न तो इसकी लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ही इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है भाई, इसलिए इसकी विमा भी नहीं होती है। इसका मतलब विमाहीन का मतलब इसका मापन भी नहीं होता है, कोई पैरामीटर नहीं होता है भाई इससे नाप ले इसको। ठीक है भाई। हाँ, न तो मीटर होगा, न सेंटीमीटर, न किलोमीटर, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। हाँ, हीन राशि है। नोट कर लिया आप लोगों ने? देखो देखिए आगे, मतलब देखो जब आपने बिंदु पढ़ लिया, तो अब देखो देखिए बिंदुओं से रेखा बनती है, इसलिए मैंने आपको बिंदु पढ़ाया था। देखो देखिए रेखा कैसे बनेगी, जब बेटा बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे बिंदु, देखो बेटा जब बहुत सारे बिंदु, जब बहुत सारे बिंदु एक सीधी रेखा में होकर एक बिंदु पद का निर्माण कर लेते हैं, जब बहुत सारे बिंदु एक सीधी रेखा में होकर एक बिंदु पद का निर्माण कर लेते हैं, तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलेंगे बेटा? रेखा बोलेंगे। आपको पता है जब राम सेतु बनाया गया है, ठीक है, तो क्या किया कि बहुत सारे पत्थरों को ऐसे लाइन में सिस्टमेटिक सीधी रेखा में एक सीध में रख दिया गया, तो जब जाके आपके सामने एक राम सेतु तैयार हो गया था। तो एक तरह से वो एक लाइन तैयार हो गई थी। ठीक है भाई। हाँ, तो ये देखो इसने बोला रेखा बिंदुओं का वह समुच्चय जिसमें केवल लंबाई होती है। देखो देखिए, ये बिंदुओं का समुच्चय है। समुच्चय का मतलब बिंदु पथ है, अरे बिंदुओं की सड़क है ना? पथ बोलो, सड़क बोलो, चाहे समुच्चय बोलो। ठीक है।
तो ये है, ये रेखा बिंदुओं का वह समुच्चय जिसमें केवल लंबाई दिखाई देगी। लंबाई देखो, ये लंबाई है, लंबाई होगी। अब आपको पता है ये बिंदु है, अभी इसकी चौड़ाई तो होती नहीं है, तो ये रेखा की भी चौड़ाई नहीं होगी, ठीक है। लेकिन लंबाई कैसे हो रही है, क्योंकि बेटा बहुत सारे बिंदु आ गए तो ये लंबे हो गए ना, तो लंबाई होगी। तो ये रेखा की लंबाई होती है, चौड़ाई नगण्य होती है, होती नहीं है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। हाँ, देखो देखिए आगे, रेखा अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है। अनंत बिंदुओं का एक बिंदु पथ है, बिंदु पथ का मतलब रास्ता है, जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। देखो देखिए, ये आपके सामने है, इसके दोनों सिरों को मैं आगे भी बढ़ा सकता हूँ, कोई आपत्ति, अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस रास्ते को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं, कोई आपत्ति है क्या, नहीं है ना। हाँ, तो ये है। हाँ, आगे देखो, देखो एक परिभाषा है, ये चार परिभाषा इसकी, समतल पृष्ठ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से गुजरने वाली आकृति। मतलब देखो समतल पृष्ठ है, देखो एक पृष्ठ है बिल्कुल प्लेन है, ये दो बिंदु है, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली आकृति को हम क्या बोलेंगे बेटा, रेखा बोलते हैं। दूसरी परिभाषा ये होगी, ठीक है। आगे बात में पहली परिभाषा तो ये है, जब बहुत सारे बिंदु एक सीध में होकर एक बिंदु पथ का निर्माण करते हैं तो वह एक रेखा कहलाती है। हाँ, दूसरी परिभाषा ये होगी बेटा आपके सामने, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली आकृति को हम क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। रेखा की लंबाई क्या होती है बेटा, अनंत होती है, ठीक है भाई, क्योंकि ये अनंत तक चलती है, इधर भी चलती है और उधर भी चलती है, ठीक है। हाँ, तो आप इसको नोट कर लिया जाए। हम्म, देखो देखिए अगला बात देखो। हाँ, सररेखीय बिंदु, तो सररेखीय बिंदु आता है, एक असररेखीय बिंदु। देखो देखिए, सररेखीय बिंदु का मतलब होता है बेटा, सररेख बिंदु का मतलब होता है एक ही रेखा पे स्थित बिंदु, एक ही रेखा पे स्थित बिंदु। जैसे मान लेते हैं ये एक रेखा है, इस पे तीन प्राणी बैठे हैं, देखो एक रेखा है, इस पे आपके सामने तीन प्राणी बैठे हैं, देखो एक तो ये, एक ये, एक ही रेखा पे स्थित जो बिंदु होंगे वो सररेखीय होंगे, मतलब एक ही रेखा पे स्थित होंगे, ठीक है। असररेखीय बिंदु क्या होगा, जैसे रेखा तो ये है, रेखा तो ये है, एक बिंदु यहाँ पे बैठा है, एक बिंदु यहाँ पे बैठा है, एक बिंदु यहाँ पे बैठा है, लेकिन तीसरा बिंदु यहाँ पे रोज के बैठ गया। हाँ, कोई एक एक सीध में है क्या, जो एक सीध में होंगे वो सररेखीय बिंदु होंगे, जो एक सीध में नहीं होंगे वो असररेखीय बिंदु होंगे, ठीक है भाई। तो इसलिए नोट कर लिया जाए। छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको क्लियर करने हैं। रेखाखंड, आपको पता होना चाहिए, रेखाखंड लाइन सेगमेंट, ये होता है बेटा रेखा का एक टुकड़ा, रेखाखंड, रेखा का खंड का मतलब टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा। तो बताओ देखिए, तो इसकी परिभाषा क्या आती है, देखो रेखा तो क्या होती है बेटा, ये दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, दो बिंदुओं से होकर क्या होती है बेटा, रेखा तो गुजरती है, ठीक है भाई, इधर भी जाती है और इधर भी जाती है, ये तो होती है रेखा। लेकिन रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी, ये क्या होगी बेटा, रेखाखंड कहलाएगी। आगे होगी बात में, इतना सीख फर्क है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। दूसरी बात, रेखाखंड रेखा का वह भाग है, वह टुकड़ा है जिसकी लंबाई क्या है, निश्चित है। देख बेटा, रेखाखंड की लंबाई निश्चित है, जाहिर सी बात है, ये कोई दो बिंदु है भाई, कोई दो पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं आपका घर है और आपकी स्कूल है, तो इनके बीच की दूरी तो फिक्स है भाई, निश्चित है, तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी निश्चित है, तो ये दो बिंदुओं की बीच की दूरी तो बताता है, इसका मतलब रेखाखंड की भी दूरी क्या हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रेखा की दूरी निश्चित नहीं होती, क्योंकि रेखा कभी भी न तो रुकती है, ठीक है भाई, न कभी थकती है। चलिए भाई आगे। हाँ, ये गुलाब आपके लिए, देखो देखिए किरण, बेटा ये किरण क्या है, रे क्या है, आपने नाम तो सुना होगा, प्रकाश की किरण, हाँ, टॉर्च से किरण निकलती है, मोबाइल से जो किरण निकलती है क्या, देखो देखिए, कोशिश करते हैं, देखो ये इसमें से कितनी किरणें निकल रही है, क्योंकि बस में, तो ये होती है बेटा किरण, देखो इस कम पे देखते हैं, देखो ये किरण निकल रही है आपके सामने, ठीक है बेटा। हाँ,
तो किरण किसे कहते हैं? आपको पता है वो मोबाइल से निकली थी, आपको पता है सूर्य से किरण निकलती है, ये सूर्य है, देवता है। तो देखो देखिए यहाँ से आपको पता है ये सूर्य हो गया, तो आपको पता है किरण निकलती तो यहीं से है, यहाँ से जाएगी इधर। तो मतलब इसका देखो कि रेखा होती है ना, जो रेखा होती है इसका पता नहीं ये कहाँ से आ रही है कहाँ तक जा रही है। ये जो रेखा होती है, रेखा होती है बेटा, रेखा लाइन, ये पता नहीं होती है ये कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जाएगी। देखो इधर जा रही है पता नहीं कहाँ तक जाएगी, उधर भी जा रही है पता नहीं कहाँ तक जाएगी, आगे की बात में। लेकिन जो किरण है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, जो किरण है इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, हमें पता है ये सूर्य से निकली है, हमें पता है ये सूर्य से निकल रही है और आगे तक जा रही है। अब आगे तक कहाँ तक जा रही है, कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। तो देखो देखिए, किरण रेखा का वह भाग है जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती है। देखो एक फिक्स पॉइंट से प्रारंभ होगी, मतलब सूर्य से निकलेगी तो सूर्य से निकलेगी, मोबाइल से निकलेगी तो मोबाइल से, टॉर्च से निकलेगी तो टॉर्च से निकलेगी। आगे बात में तो टॉर्च बनाने की कर रहा था लेकिन नहीं बनेगी भाई। हाँ, तो और इसकी और ये अनंत तक जाती है, मतलब यहाँ से ये प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। तो इसने बोला है किरण रेखा का वह भाग है, ये रेखा का ही एक तरह का भाग है, एक हिस्सा हट गया इसका, ठीक है, ये रेखा का ही भाग है। किरण रेखा का वह भाग है जो एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ, ये बिंदु से प्रारंभ होती है, एक निश्चित बिंदु से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है और अनंत तक आगे तक जाती है। तो ये क्या कहलाएगी बेटा, किरण कहलाएगी, रे कहलाएगी, ठीक है भाई। हाँ, ले आगे। अरे समझ में आ रहा आपको? हाँ, देखो अगला, कोण एंगल किसे कहते हैं, एंगल कोण, ठीक है। तो आपको पता है, देखो इसने बोला है, इसकी परिभाषा देख लेते पहले तो हम। ये क्या बोल रहा है, महात्मा, ये महात्मा बोल रहा है आपके सामने, दो असरेखीय किरण, असरेखीय का मतलब एक सीध में नहीं है, दोनों किरणें एक सीध में नहीं है। अगर बेटा अगर एक सीध में हो जाएगी तो समांतर रेखाएं कहलाएगी। और कोई बेटा दो रेखाएं अगर एक सीध में हो जाएगी तो समांतर रेखाएं कहलाएगी, ठीक है। लेकिन ये असरेखीय है, सरेखीय नहीं है, ठीक है। असरेखीय का मतलब तिरछी बाकी है, टेढ़ी बेढ़ी है। देखो तो मतलब दो असरेखीय किरण है जिसका एक उपनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु है हो, उपनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो, मतलब दो ऐसे, देखो इसका प्रारंभिक बिंदु, देखो दोनों का एक उपनिष्ठ, दो किरणें हैं भाई, दो किरणें हैं जिनका एक उपनिष्ठ बिंदु होता है, प्रारंभिक बिंदु, मतलब मान लेते हैं बेटा एक किरण है जो यहां से निकल रही है, जा रही है यहाँ तक भाई, एक किरण है जो यहां से निकल के आगे तक जा रही है भाई। हाँ, देखो एक सेकंड बेटा, हाँ बेटा, एक किरण है जो यहाँ से निकल के जा रही है, आगे तक जा रही है, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? चलो भाई, एक तो यहाँ से निकल रही है और आगे तक जा रही है, जा रही है। और देखो दूसरी किरण है जो यहाँ से निकल रही है, वो भी आगे तक जा रही है, अनंत तक जा रही है, आगे तक जा रही है, मतलब किरणें हैं। देखो देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, एक ही है। आप देखो दोनों यहीं से निकल रही है, दोनों यहीं से निकल रही है, आगे होगी बात में। तो इसने बोला है दो असरेखीय, एक सीध में नहीं है, ये दोनों रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, जिसका एक उपनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हो, प्रारंभिक बिंदु हो दोनों का उपनिष्ठ, उपनिष्ठ का मतलब हो गया कॉमन, दोनों का कॉमन बिंदु हो। देखो ये दोनों का कॉमन बिंदु है, ये भी यहीं से निकल रही है और ये भी यहीं से निकल रही है, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए दो रेखाखंड के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, अब देखो आपके सामने ये दो रेखाखंड हो गए और इनके बीच के झुकाव को हम क्या बोलेंगे बेटा, कोण कहेंगे, ठीक है। ये होगी बात में। तो इसके सीधी सी बात है, दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है भाई। आगे चले, तो कोण आपको पता है, जब कोण के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको कोण के टाइप भी पढ़ने होंगे। न्यून कोण, न्यून कोण किसे कहते हैं,
न्यून कोण किसे कहते हैं? हाँ, तो बताओ मुझे न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री से क्या हो, कम हो। 90 डिग्री से कम हो। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो, ये 90 डिग्री से कम है। समकोण किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो। ऐसा कोण जिसका माप कितना हो बेटा? फिक्स 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री का हो, ठीक है। और ये 90 डिग्री से कम हो। न्यून कोण 90 से कम, समकोण मतलब 90 डिग्री, और अधिक कोण का मतलब क्या होगा? ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। ये हो जाता है बेटा अधिक कोण। जैसे मान लेते हैं बेटा ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये 90 डिग्री से क्या है बेटा, ज़्यादा है। 90 डिग्री प्लस है, जो 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो। तो न्यून कोण समझ में आ गया? न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसका माप 90 डिग्री से कम हो। समकोण जो 90 डिग्री का हो। और अधिक कोण, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, तो ये हो गया 90 से अधिक, ठीक है। अब देखो अगला, हाँ, वृत्त कोण सरल कोण। हाँ, देखो रिजु कोण, पहले रिजु कोण पढ़ लेते हैं, है ना। स्ट्रेट एंगल। सरल कोण किसे कहते हैं? जिसका माप, देखो एक सरल रेखा, सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे मान लेते, कोई बिंदु मान लेते, कोई सा भी बिंदु ले लो। आपको पता है रेखाएं बिंदुओं से मिलकर बननी होती है। भाई रेखाएं किससे मिलकर बननी होती है बेटा? बिंदुओं से। तो कोई भी बिंदु ले लो, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, तो मैंने एक बिंदु ले लिया, ये एक बिंदु ले लिया। भाई आपके सामने एक सरल रेखा है, आपको पता है ये सरल रेखा है, ये बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, तो ये बिंदु ले लिया। और ये बिंदु कितने डिग्री का कोण बना रहा है? पूरा आधा बना रहा है, ठीक है। ये हो जाता है बेटा 180 डिग्री, ठीक है। तो रिजु कोण भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं, ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री हो, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं दो समकोण भी बोलते हैं, इसको दो समकोण, कभी कभार दो समकोण भी बोल देते हैं। समकोण, दो समकोण कैसे बोलेंगे बेटा? अगर मैं इसमें एक लाइन खींच दूं, ये बेटा देखो, ये थी, मैंने इसके ऊपर लाइन खींच दी, तो ये भी 90 और ये भी 90। भाई 180 को 90 90 में तोड़ सकते हो, तो इसको कभी कभार दो समकोण भी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो, देखिए, वृत्त या प्रतिवर्ती कोण, जो मतलब रिफ्लेक्स एंगल, इंग्लिश का बड़ा नाम है, वृत्त का मतलब बड़ा, ठीक है। तो ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री से तो अधिक हो लेकिन 360 से कम हो। जैसे मान लेते हैं बेटा आपके सामने ये है, बताओ अगर 180 होता, अगर 180 होता तो ये इतना ही होता, इतना ही होता। तो अब देखो ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, देखो, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया भाई। देखो ये कोण क्या हो गया बेटा? वृत्त कोण हो गया, जो 180 डिग्री से क्या है बेटा? ज़्यादा है, 180 डिग्री प्लस है, ठीक है भाई। अब आगे देखो पूर्ण कोण, इसको कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं और संपूर्ण कोण भी बोलते हैं, इसको कभी कभार संपूर्ण कोण भी बोल देते हैं। संपूर्ण कोण, आपने देखा होगा पृथ्वी सूर्य का पूरा संपूर्ण चक्कर लगा लेती है। देखो ये सूर्य था, इसका पूरा पृथ्वी पूरा चक्कर लगा लेती है। पूरा चक्कर का मतलब हो गया बेटा 360 डिग्री। संपूर्ण कोण आता है तो ऐसा वह कोण जिसका जिसका माप कितना हो बेटा? 360 डिग्री हो, मतलब पूरा राउंड ले लेती है। आप गए यहाँ पे, पृथ्वी का एक चक्कर पूरा लगा के आ गए, मतलब संपूर्ण आपने एक चक्कर लगा दिया, ठीक है। ये संपूर्ण कोण हो जाता है, जो कितने डिग्री का होता है बेटा? 360 डिग्री का, ठीक है भाई। ये जो भी बोल सकते हो, इसको शून्य कोण भी बोल सकते हो भाई। क्यों शून्य कोण क्यों है बेटा? आप यहाँ से स्टार्ट हुए, अब अपने घर से स्टार्ट हुए, ये पूरा एक राउंड लगा के, पृथ्वी का एक राउंड लगा के वापस अपने घर पे आ गए, तो एक पूरा चक्कर हो गया। और अभी कहाँ पे हो? अभी भी घर पे हो भाई। एक राउंड लगाने के बाद वापस घर पे ही तो आओगे, ठीक है। कोई पड़ोसी के घर पे थोड़ी चले जाओगे। तो भाई देखो, तो अब बताओ पहले कहाँ पे थे? आप घर पे थे, फिर आपने ये पूरा एक राउंड लगाया, वापस घर पे आ गए, तो पहले थे वहीं पे तो आ गए, पहले थे वहीं पे तो आ गए, तो इसका मतलब इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है भाई। देखो देखिए,
कोण की बात कर रहे हैं तो पूरक कोण और संपूरक कोण, है ना भाई, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। देखो कंप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, वे दो कोण जिसके मापों का योग, अगर दो कोण को जोड़ते हैं, दो कोणों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आ जाता है, वे दो कोण जिसके मापों का योग 90 डिग्री हो, सॉरी, तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक के कहलाते हैं। जैसे मान लेते हैं दो कोण को जोड़ते हैं, जैसे ये हो गया θ1 और θ2, दोनों को जोड़ेंगे, दो कोण हैं इसको जोड़ते हैं, अगर इन दोनों कोणों का योग कितना आ जाए बेटा, 90 डिग्री आ जाए, तो वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, अब संपूरक देखो, यदि दो कोणों को जोड़ते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, α1 प्लस α2, कुछ भी नाम देख सकते हो आप, ए बी दे दो, ठीक है, चलो अलग अलग दे देते हैं। आप सोचोगे थीटा फीटा क्या हो गया, हाँ ठीक है सर। देखो अगर मान लेते दो कोण हैं, एक तो एंगल ए है और एक एंगल बी है, दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो एक दूसरे के, ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। ठीक है भाई, जैसे मान लेते हैं दो कोण है आपके सामने सी और डी, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आ रहा है, तो ये एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे, एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक कहलाएंगे। जैसे मान लेते बेटा, मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया है, जैसे आपके सामने 10 डिग्री है, तो 10 का पूरक कोण कितना होगा भाई, ऐसा कोण बताओ जिसको जोड़ते हैं तो 90 आ जाता है, 80 होगा, और 80 का कितना होगा, 10 होगा। जाहिर सी बात है 10 का पूरक कोण आपको पूछा जाएगा, बेटा 10 का पूरक कोण कितना होता है, तो आपको ऐसा कोण बताना है जिसको 10 में जोड़ने पर 90 आ जाए। ठीक है, तो आप आगे, अगर मैं बोल दूँ 30 है, तो 30 का पूरक कोण कितना हो जाएगा बेटा, 60, क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ोगे भाई, 30 में कितना जोड़े ताकि 90 हो जाए, यही तो होगा ना, तभी तो ये पूरक ही कहलाएगा। हाँ, अब एक सवाल इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा कोण बताओ जिसका पूरक कोण निकालते हैं तो उतना ही आता है, जैसे आपने 30 का 60 निकाला है, 10 का 80 निकाला है, तो एक ऐसा कोण बताओ जिसका पूरक कोण निकालते हैं तो उतना ही आता है, कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। तो आप देखो बेटा 45 होता है, वो कितने डिग्री का होता है बेटा, 45, क्योंकि 45 का पूरक कोण निकालोगे भाई, 45 में कितना जोड़े ताकि 90 आ जाए, 45 ही तो आएगा। तो बेटा 45 का पूरक कोण कितना होता है, 45 होता है। देखो सेम ही आया ना, दोनों सेम ही है। तो एग्जाम में पूछा जाता है एक ऐसा कोण बताओ जिसका पूरक कोण निकाले तो उतना ही आता है। ठीक है, सवाल देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा कोण बताइए जिसका पूरक कोण उसके समान होता है। ठीक है, देख लो इसका पूरक कोण इसी के तो समान है। ठीक है, सवाल इंपॉर्टेंट है, ये इस एंगल के बारे में पूछा जाता है। वैसे तो पूछ सकता है आपको 20 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 20 में कितना जोड़े ताकि 90 हो जाए, तो 70 जोड़ेंगे। ठीक है, तो कोण, संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाए बेटा, 180। अब बताओ 80 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, 80 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, तो 80 में कितना जोड़े ताकि 180 हो जाए, आपको पता है 100 जोड़ना पड़ेगा भाई, 100 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, का संपर्क का कोण 100 हो जाएगा और 100 का 80 हो जाएगा। देखो दोनों को जोड़ने पर 180 आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे आपके सामने बोल दे 120 का संपर्क कोण कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए 60। ठीक है भाई, क्योंकि 120 में 60 जोड़ोगे तभी तो 180 आएगा। अब इसमें भी पूछा जाता है एक ऐसा कोण बताओ जिसका संपर्क निकालते हैं तो उतना ही आता है, तो होता है बेटा 90 डिग्री। 90 डिग्री का संपूरक कोण निकालोगे तो कितना आएगा बेटा, 90 ही तो आएगा। तो देखो 90 का संपूरक कोण 90 के बराबर ही तो आ रहा है। ठीक है, दोनों सेम ही तो आ रहे हैं, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संपूरक कोण पूरक कोण से 90 डिग्री अधिक होता है। जो संपूरक कोण होता है ये ये पूरक कोण से 90 डिग्री क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। ये हो गया, अगर पूरक कोण में 90 डिग्री जोड़ दोगे तो संपूरक कोण आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री ज़्यादा होता है। जो संपूरक कोण है पूरक कोण से 90 डिग्री, इससे ही तो 90 डिग्री ज़्यादा है। देखो कैसे आया, एक बार इसको नोट कर लिया जाए फिर मैं बताता हूँ आपको। आपको बताता हूँ, देखो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपके सामने दिया है एक कोण दिया बेटा 40 डिग्री,
40 डिग्री। मैंने बोला इसका पूरक कोण निकालो, पूरक कोण, और इसका संपूरक कोण निकालो, इसका संपूरक कोण निकालो। पूरक कोण कैसे निकालोगे बेटा, इसको 90 में से घटा दोगे, 90 में से 40 घटा दो तो कितना आएगा बेटा 50। भाई 40 और 50 को जोड़ेंगे तभी तो 90 डिग्री आएगा। पूरक कोण 90 डिग्री का ही तो होता है, और संपूरक कोण कितने का होता है बेटा 180 डिग्री का। अब संपूरक कोण कैसे निकालोगे आप, वही बात है, 180 में से 40 डिग्री घटा दो तो कितना आ जाएगा बेटा 140 आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा 140। तो आपने देखो इस 40 डिग्री का पूरक कोण निकाला, देखो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तभी तो 90 हो रहा है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 180 आएगा। ठीक है भाई, पूरक कोण निकालने की बात करें तो 90 में से घटा देना, संपूरक कोण निकालने की बात करें तो 180 में से घटा देना। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, ये 140 का ये पूरक कोण है और ये संपूरक कोण है, तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा है, ये 90 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, 90 डिग्री तो ज़्यादा है। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है, आपने अगर पूरक कोण निकाल लिया है, मान लेते हैं आपने पूरक कोण 50 निकाल लिया है, भाई 40 का पूरक कोण कितना आता है 50 आता है। अब आपको इसी का ही संपूरक कोण निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए संपूरक कोण हमेशा 90 डिग्री ज़्यादा होता है पूरक से, तो इसमें 90 जोड़ दो वैसे आ जाएगा। ठीक है, या फिर वैसे घटा दो। ठीक है भाई, इसको नोट कर लिया जाए। देखो अगली बात, समांतर रेखाएं बहुत प्यारी चीज है, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइन जो हमने पढ़ रखी पहले भी, वे दो रेखाएं जो कभी भी आपस में नहीं काटती, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं कहलाती। बेटा ये आपके सामने दो रेखाएं बना रहा हूँ, अगर दो रेखाएं हैं जो कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है तो रेखाएं क्या कहलाएगी बेटा, समांतर रेखाएं कहलाएगी। ठीक है, देखो देखो आपके सामने एक रेखा तो ये बना दिया और एक रेखा मैंने ये बना दिया, ये दो रेखाएं हैं जिसको आगे बढ़ाने पर, इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, इधर भी बढ़ाएंगे हम, इधर भी बढ़ाएंगे। वे दो रेखाएं जिनको दोनों ओर से अनंत तक बढ़ाने पर वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो समांतर रेखाएं कहलाती है। दूसरी बात देखो, यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो, देखो देखिए दूसरी, क्योंकि आप किसी रेखा को अनंत तक बढ़ाते बढ़ाते ले जाओगे, फिर चेक करोगे कि भाई ये एक दूसरे को काट रही है या नहीं काट रही, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई, हाँ भाई मैंने बोल दिया ये रेखाएं समांतर है या नहीं है, तो आप क्या करोगे उसको अनंत तक बढ़ाओगे क्या, दोनों रेखाओं को उधर बढ़ाओ फिर इधर बढ़ाओ, तो ऐसे तो आप हाँ बूढ़े हो जाओगे भाई, लेकिन ये रेखाओं को आप अनंत तक बढ़ा नहीं सकते। ठीक है भाई, यदि तो हम क्या करेंगे बेटा, रेखाओं को अनंत तक तो नहीं बढ़ा सकते, तो कैसे पता करेंगे ये रेखाएं समांतर है या नहीं है, तो वही करेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम इसकी बीच की दूरी नापेंगे। यदि रेखाओं की बीच की दूरी बराबर हो, मान लेते हैं ये भी दूरी डी है और ये भी दूरी क्या है डी है, यदि दोनों रेखाओं की बीच की दूरी दोनों ओर से नापेंगे, इधर से भी नापेंगे और उधर से भी नापेंगे। ठीक है, यदि यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर हो तो वे रेखाएं आपस में क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है भाई, होगी तीसरी परिभाषा देखो, यदि दो रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा, मतलब आपके सामने ये दो रेखाएं हैं, आपके सामने ये दो रेखाएं हैं, इस पे आप एक तिर्यक रेखा खींच दो, इस पे आप बेटा जी एक तिर्यक रेखा खींच दो ऐसे, तो आपने एक इसके ऊपर एक तिर्यक रेखा खींच दी, एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग, एक ही ओर बने, देखो एक ही अंदर कौन से कोण बन रहे, यही बन रहे, तो एक ही ओर बने दोनों अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री आ रहा है, चाहे उधर वाले की बात करें चाहे हम इधर वाले की बात करें, ठीक है, दोनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे, भाई ये भी कोण आएगा इसको भी नापेंगे और ये भी कोण आएगा इसको भी नापेंगे, अगर इसका योग 180 डिग्री आ रहा है, चाहे इधर वाला जोड़ा चाहे आप इधर वाला जोड़ा, ठीक है भाई, चाहे आप ये इधर वाला जोड़ा, हाँ अगर उधर से नाप लो चाहे आप इधर से नाप लो, अगर दोनों कोणों को नापेंगे, पहले तो दोनों कोणों को निकालेंगे, भाई ये कोण निकालेंगे और ये कोण निकालेंगे, अब ये दोनों कोण, ये दोनों कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, मान लेते हैं ये आ जाता है 100 और ये आ जाता है 80, तो दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 180 आ रहा है, अगर दोनों कोणों को जोड़ेंगे अगर माप 180 आ जाता है तो ये रेखा ये समांतर कहलाएगी, वरना नहीं
कहलाएगी। ठीक है भाई, आगे चले। देखो देखिए, अब समांतर रेखाओं के हम गुणधर्म पढ़ रहे हैं, बहुत ही प्यारी चीज है। देखो देखिए, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण, सारे कोण आ जाएंगे इसमें, सारे के सारे कोण आ जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया समांतर रेखाओं के बारे में, आपको ही बताया ना, किसी और को तो नहीं बताया। देखो समांतर रेखाओं के बारे में बहुत प्यारी चीज है ये। इस पे मैं एक तिर्यक रेखा खींच रहा हूँ। इस पे कौन सी रेखा खींच रहा हूँ बेटा, मैं एक तिर्यक रेखा खींच दी। अब आपको पता है, मैंने बता दिया भाई, ये कोण है आपके सामने 100 का है, 100 डिग्री का है, और ये कोण कितने का है, 80 का है। तो आपको पता चला है बेटा, हाँ, इन दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है बेटा, समांतर हैं। क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ रहे हैं तो 180 आ रहा है। अगर 170 ही आ जाता तो ये रेखाएं समांतर नहीं होती। अगर 190 भी आ जाता तो रेखाएं समांतर नहीं होती। फिक्स है। अब देखो देखिए, संगत कोण किसे कहते हैं, संगत कोण किसे कहते हैं बेटा। देखो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक बार के लिए आप मुझे एक बात बताओ, ये रेखाएं, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बनने वाला कोण पूरा 180 होता है भाई, पूरा 180 होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ये 100 है तो ये कितना हो गया बेटा, 80 हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया। इसी प्रकार देखो आप, ये एक सरल रेखा है, इस पे ये बनने वाला पूरा कोण क्या होगा, 180 तो होगा भाई। सरल रेखा पे बनने वाला कोण, जिसको हम सरल कोण कहते हैं, तो ये 180 तो होगा भाई। तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो गया बेटा, 100। 100 गया नहीं, अरे हो गया ना भाई, ये 100 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब ऐसे भी देख सकते हो बेटा, ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 होता है, ये 100 है तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, 80 हो गया ना। आप ऐसे भी देख सकते हो बेटा, ये सरल रेखा आपके सामने, तो ऊपर भी देखो एक सरल कोण बन रहा है, तो इधर 80 है तो ये कितना हो गया बेटा, 100 हो गया। अरे हो गया नहीं। अब देखो आप, एक बात बताओ, ये सरल रेखा है, रेखाओं को पकड़ लो आप, पूरा एक एक सरल कोण होता है, पूरा एक सरल कोण बन रहा है ना, देखो ऐसे। आपको पता है सरल कोण 180 का होता है, अंदर 100 है तो बाहर वाला कितना हो जाएगा, 80। चाहे ऊपर से भी देख सकते हो इसको, ऊपर से भी देख सकते हो ऐसे, देखो ये वाला, तो ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। आगे बस में, तो समांतर रेखाओं में आपको केवल 2 ही कोण दिखाई देंगे, इसके अलावा तीसरा कोण दिखाई नहीं देगा। अब संगत कोण, संगत कोण किसे कहते हैं, जैसे मान लेते हैं बेटा, अगर मैं इसको नाम दूं, इस प्यार को अगर मैं कुछ नाम दे दूं, अच्छा हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको सिस्टमेटिक नाम दे देता हूँ, ये कोण 1 दे देता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहीं से स्टार्ट किया था, यहाँ पे 5, जी यहीं से स्टार्ट किया ना हमने। चलो इसको थोड़ा सिस्टमेटिक, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं, छोटा अच्छा नहीं लग रहा भाई। देखो बड़ा बड़ा बना लेते हैं, बड़ा कहाँ पे बनाए, देखो देखिए, बेटा मैंने इसको एंगल 1 नाम दिया है भाई, ये एंगल 1 आ रहा है, ठीक है, ये एंगल 1 आ रहा है, 1 नाम दे दिया। इस एंगल को मैंने 2 नाम दे दिया, इसको मैंने 3 नाम दे दिया, और इसको मैंने 4। थोड़ा सिस्टमेटिक बेटा, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, ऐसे ही स्टार्ट किया ना बेटा, देखो यहाँ से स्टार्ट किया और इधर घुमाया, इधर घुमाया ना, तो यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और इधर घुमाना है भाई, यही करोगे। ठीक है, जो क्रम ऊपर लिया वही क्रम यहाँ पे नीचे लेना पड़ेगा, तब जाके देखो, देखिए एक लॉजिक आएगा आपके सामने। 4 तक हो गया ना, 5, 7 और ये 8। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, 180 डिग्री वाले कौन से कौन है, बताओ ना, बताना मुझे। 180 डिग्री वाले कौन से कौन है, देखो ये है, ये है, देखो ये दोनों है, मतलब 1 और 3 है, और 5 और 7 है, ये तो है ना बेटा। ये देखो, ये 1 और 3, देखो वहां पे कंपैरिजन करो, ये 1 और 3 और 5 और 7, ये कौन क्या है, बराबर है, 1, 3 और 5 और 1, 7। अब मुझे एक बात बताओ, 100 डिग्री वाले कौन से हैं, जो बच गए वो 100 डिग्री वाले हैं, देख सकते हो आप, 100 डिग्री वाले ये है ना, तो ये देखो 2 और 4,
और ये हो गया 6 और 8, 2 4 और 6 और 8, ये हो गया। तो आपने कुछ नोटिस किया क्या? आपने देखा होगा जो विषम स्थान पे आने वाले कोण हैं ये सारे बराबर होते हैं। देखो ये सारे सारे विषम हैं, एक ही पहले स्थान पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, पांचवें पे आ रहा है और सातवें पे आ रहा है। और देखो ये सम स्थान पे आ रहे हैं, देखो ये सारे के सारे सम पे इवन नंबर है ना। देखो 2 पे आ रहा है, 4 चौथे स्थान पे आ रहा है, छठे पे आ रहा है और 8वें पे आ रहा है। देखो देखिए, तो ये कब संभव है? ये बेटा कब संभव है? आप मुझे एक बात बताओ, ये कब संभव है? देखो देखिए, मैंने आपको समझाया है, ये तब संभव है जब आप इसको सिस्टमेटिक नंबर देते हो। जैसे आपने इसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया, नंबर को यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4, यहाँ से स्टार्ट की ना बेटा, यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके आपका ये लॉजिक लगेगा, वरना नहीं लगेगा। 4 तो हो गया बेटा, 5 6 7 और 8। इसका मतलब है अगर नंबरिंग आपने सही की है तो इसका मतलब है ये 2 और 4 और 6 और 8 क्या होंगे? बराबर होंगे। आगे बात समझ में? और 1 और 3 और 5 और 7 क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मान लेते हैं ये 2, अगर ये 2 मान लेते हैं 70 डिग्री का है, तो 4 भी 70 का है, 6 भी 70 का है और 8 भी कितने हैं बेटा? 70 का है। आपको ध्यान रखना है। अब देखो देखिए बेटा, हाँ अब बात करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ एक बार के लिए। देखो बात करते हैं, हमारी मुद्दे की बात करते हैं। संगत कोण किसे कहते हैं? संगत कोण क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। जो आपके देखो देखिए, तुम्हारे संग संग चले वो संगत औरत कहलाएगी, है ना। जो तुम्हारे साथ 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 समुंदर चले तो वो क्या होगी? हाँ, संगति तो कहलाएगी। देखो देखिए, तो इसका मतलब संगति का असर, संगति का असर नाम सुना होगा आपने, जैसा आपका दोस्त करता है वैसे आप करते हो, हाँ ऐसे। तो अब देखो, आप मुझे एक बात बताना, संगत कौन किसे कहते हैं? मैं आपको एक डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। देखो आप मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, मैंने डायग्राम बनाया है, अब मुझे एक बात बताओ, तो आप इस रेखा के ऊपर बैठा है और राइट साइड में, राइट साइड में है ना, तो ये रेखा के ऊपर है और ये भी क्या है? राइट साइड में। देखो ये दोनों कोण, ये दो रेखाएं जा रही है बेटा, ये दो रेखाएं जा रही है, तो इस रेखा के ऊपर की ओर है, ये भी ऊपर की ओर है और राइट साइड में, दोनों को एंगल किस साइड में है? राइट साइड में। इसका मतलब ये संगत कोण है। ठीक है भाई। दूसरी बात देख सकते हो आप, बात आप देख सकते हो, एक तो ये डायग्राम हो गया, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा आ रहा है? 1 और 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है जो एंगल 1 है और ये 5 है ये क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ठीक है, ये संगत कोण है। दूसरा डायग्राम देख सकते हो, देखो, हाँ इधर ले लेते हैं भाई, रेखा के इधर लेफ्ट साइड में है और ये भी रेखा के इधर लेफ्ट साइड में। देखो दोनों कोण रेखा के ऊपर है, दोनों ही कोण देखो इस रेखा के ऊपर है, देखो इस रेखा के ऊपर है दोनों ही कोण, अरे दोनों ही कोण लेफ्ट साइड में, दोनों ही कोण क्या है? लेफ्ट साइड में। जैसे ये कोण है वैसे ही उसकी स्थिति है, दोनों की स्थिति सेम है। आगे बात में, वो उस रेखा के ऊपर बैठा है, ये भी इस रेखा के ऊपर बैठा है और ये भी इस रेखा के इस साइड में है। जो ये तिर्यक रेखा आ रही है इसके लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब ये संगत कोण बराबर होंगे। इसका मतलब जो 4 और 8 है ये भी क्या होगा बेटा? बराबर होगा। ठीक है, देखो देखिए भाई 4 संगत कोण होते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात देखो, ये रेखा के नीचे है और राइट साइड में है, तो बताओ ये इधर भी रेखा के नीचे है और राइट साइड में है, तो इसका मतलब ये संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मतलब 2 और 6 ये भी क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में एक और आता है संगत कोण। देखो, जैसे आप मुझे एक बात बताओ, ये भी रेखा के नीचे है, ये भी रेखा के नीचे है और लेफ्ट साइड में है, तो ये भी रेखा के नीचे और लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब ये संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब 3 और 7 क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। आगे होगी बात समझ में? तो आप देख सकते हो, अरे कुल मिला के ये है बेटा, दोनों कोण विषम कोण है इसलिए बराबर है। ऐसे भी देख सकते हो, दोनों विषम कोण है इसलिए बराबर है। ये दोनों सम कोण है इसलिए, आपको मैंने बताया ना अभी भी, सम कोण बराबर होते हैं और विषम कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे बात समझ में?
सम स्थान पे आने वाले। तो ये देखो दोनों विषम स्थान पे आ रहे हैं तो इसलिए बराबर है, दोनों सम पे आ रहे हैं, ये दोनों सम पे आ रहे हैं और ये दोनों विषम पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये संगत कोण है। संगत कोण कैसे होते हैं? अगले की स्थिति जैसे है वैसी स्थिति में अगर दूसरा कोण है तो वो संगत कोण कहलाएगा। आगे होगी बात में। हाँ, तो ये 4 संगत कोण होते हैं, ये बराबर होगा। 1 5 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर होगा, 3 और 7 के बराबर होगा। अब देखो देखिए शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण होता है बेटा सम्मुख कोण, जिसको आप सम्मुख कोण बोलते हो, आमने सामने। देखो मुझे एक बात बताओ, इसके आमने सामने वाला कोण बराबर है, देख रहे हो आप, ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। आप ऐसे भी देख सकते हो, ये और ये क्या है? बराबर है। इसका मतलब कौन सा कोण आया बेटा? 2 4 6 और 8। और आमने सामने वाले शीर्षाभिमुख कोण, जैसे मैंने आपके सामने एक रेखा बना दी, तो इसके आमने सामने कौन सा बेटा है? इसका सम्मुख कोण कौन सा? ये है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। और इसके बीच में एक बिंदु होंगे, उपनिष्ठ बिंदु एक होगा, ठीक है। अब देखो इसका शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा? ये होगा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है भाई। वैसे संगत कोण 4 होते हैं समांतर रेखाओं में, तो शीर्षाभिमुख कोण भी 4 होते हैं। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा इसको कैजुअल बना लेते हैं। आपको पता है ये कोण और ये कोण बराबर होगा, 2 और 4 बराबर होगा। दूसरी बात देख सकते हो आप, देखो उधर बराबर है इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ऐसे मुंह उठा के नहीं लिख रहा हूँ भाई तुम्हारी तरह। इधर भी देख सकते हो आप, ये 6 और 8 बराबर है, देख सकते हो आप, 6 और 8 बराबर है, 6 और 8 100 के तो है। हाँ, देख लो आप आगे। तो ये शीर्षाभिमुख कोण 4 होते हैं, ये देख लो भाई, 1 और 3 बराबर हैं। देख लो आप, 1 और 3 80 और 80 का बराबर है। और आप ऐसे भी देख सकते हो, देख लो 5 और 7, देखो 5 और 7 भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हो गया 5 और ये हो गया 7, ये होंगे बेटा बराबर होंगे। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है, ठीक है भाई। तो ये 4 सम्मुख कोण होते हैं इसमें। अब देखो अंतः कोण, अब अंतः कोण आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताई थी समांतर रेखाओं की ये अंतः कोण। तो अंतः कोण, हाँ देखो देखिए अंतः कोण कौन से होते हैं बेटा? एक तो ये और इन दोनों कोणों को क्या बोलेंगे? अंतः कोण बोलेंगे। लेकिन ये बराबर नहीं होते, ऐसे मत समझ लेना। यहाँ पे तो ये सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये संगत कोण है इसलिए बराबर होते हैं। अंतः कोण बराबर नहीं होते हैं, आगे बात में। लेकिन अंतः कोण किसको बोलेंगे? अंदर वाले, आगे बात में, अंदर वाले कोणों को अंतः कोण बोलेंगे हम। तो ये एक तो ये हो गया भाई, एक तो ये हो गया अंतः कोण। भाई हमने परिभाषा पढ़ी थी, तो एक अंतः कोण कौन सा हुआ बताओ? एक जोड़ा तो ये हो गया और दूसरा जोड़ा ये हो गया, ठीक है। ये अंतः कोण है, ठीक है। हमने देखो बेटा समांतर रेखाओं की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें आया था ये। देखो यदि दो रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा खींचने पर एक ही और बने अंतः कोण, अंतः कोण, अंतः कोण का मतलब हो गया ये कोण। इन दोनों अंतः को, इन दोनों को अंतः कोण बोलेंगे, चाहे इसको बोलो चाहे इसको। तो ये दो ही तो जोड़े बने, ठीक है भाई, इसलिए अंतः कोण होते हैं इसमें। तो ये अंतः कोण, ठीक है। अब देखो देखिए एकांतर कोण, एकांतर भी दो टाइप के होंगे, एक तो एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। ये बराबर होते हैं बेटा। जैसे मान लेते हैं बेटा, देखो एकांतर अंतः कोण किसे बोलेंगे? जैसे ये कोण इसके बराबर है, ये एकांतर कोण है, ठीक है, और लेकिन अंतः कोण है, ठीक है। हाँ, दूसरा डायग्राम देखो, दो बनाने पड़ेंगे इसके, दो एकांतर अंतः कोण दो होते हैं बेटा। देखो ये कोण और ये एकांतर, जिसमें आप बोलते हो ना जेड की आकृति बनती है, भाई जेड की जो आकृति बनती है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं, तो इसलिए एकांतर कोण है, इनको हम एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है भाई। तो देखो एक तो ये हो गया, दूसरा आप देख सकते हो, दूसरा आप देख सकते हो ये वाला, इधर वाला, दूसरा आप
ये देख सकते हो, ये और ये क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये एकांतर कोण है, देख सकते हो ये 80 और 80। देखो इनको एकांतर कोण बोलते हैं, ये एकांतर कोण है भाई, इनको एकांतर अंतः कोण बोलते हैं, इनको एकांतर अंतः कोण बोलते हैं। आगे होगी बात समझ में? हाँ, तो ये एकांतर अंतः कोण हो गया। अब एकांतर बाह्य कोण कौन सा, बाहर वाला, बाहर वाला देखो। अब देखो, आप देखो ये है वाला कोण और ये वाला कोण, ये बाह्य कोण हो गया। देखो ये भी 100 है और ये भी 100 है। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, लगी होगी बात में। इसको एकांतर, देखो इसमें भी जेड की आकृति बन रही है, देख रहे हो आप, ये से देखो, अरे जेड की आकृति बन रही है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें देखो आप, जेड की आकृति बन रही है, अरे बन रही है ना। हाँ, तो ये जेड के ऊपर है, देखो ये जेड की, इसके सिर के ऊपर है ये, तो इधर भी सिर के नीचे होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको एकांतर बाह्य कोण बोलते हैं, बाहर की ओर बन रहा है, जेड के बाहर की ओर बन रहा है। भाई आपको, आपने पढ़े होंगे भाई, जेड की आकृति में जो अंदर बनते हैं तो इसको अंतःकोण बोलते हैं, और जो जेड की आकृति में, इस जेड को मैं आगे बढ़ा दूं, इसको भी मैं आगे बढ़ा दूं, जो बाहर बनते हैं इसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये कोण बराबर हो जाएगा। आगे देखो आप लोग, आगे देखो आप, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये एकांतर बाह्य कोण होते हैं। ठीक है भाई, ये सारे कोण हैं आपके सामने हैं। ठीक है, किसको संगत कोण बोलेंगे, 1 और 5, 4 और 6, ये सारे संगत कोण हो गए। इसको शीर्षाभिमुख समूह कोण, जिसको आप आमने सामने बोलते हो, समूह कोण हो गए। अंतः कोण हो गए ये दो। और देखो एकांतर कोण, ये दो टाइप के होते हैं एकांतर कोण, एक तो एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। ठीक है भाई, इसको आप नोट कर लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हाँ देखो अगला, प्रतिच्छेदी रेखाएं, मैंने आपको बताया था, समझा भी दिया था, समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं पहले ही समझा दिया था। आप मुझे बताओ भाई, समझा दिया ना मैंने आपको? हाँ, मैंने बताया था समांतर रेखाएं किसे कहेंगे, जो एक अंतःकोणों का योग, अगर अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री आ जाए तो वह रेखाएं कौन सी कहलाएगी, समांतर कहलाएगी। अगर मान लेते हैं वो 180 डिग्री ना आए, 180 डिग्री नहीं आए, 180 170 डिग्री आ जाए, इसका मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। भाई समांतर नहीं है तो प्रतिच्छेदी है। देखो देखिए, अब आगे देखो, इसको परिभाषा देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काट दे तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। पहली परिभाषा तो ये है, अगर दो रेखाएं हैं, अगर वो आपस में एक दूसरे को काट देती हैं तो वह रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। दूसरी बात, दूसरी परिभाषा, यदि दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं है तो वे रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। बेटा ये रेखाएं काट क्यों रही है, बेटा ये रेखाएं काट क्यों रही है, कारण पता है क्या? ये रेखाएं एक दूसरे को काट क्यों रही है, क्योंकि बेटा इनकी दूरी बराबर नहीं। देखो यहाँ पे दूरी ज्यादा थी, यहाँ पे दूरी कम है, यहाँ पे दूरी कम है और यहाँ पे दूरी कम है। इन दोनों की बीच की दूरी लगातार कम हो रही है, जिस साइड में कम हो रही है उस साइड में ये रेखाएं एक दूसरे को काटेगी। ठीक है भाई, ये एक दूसरे को काट देगी ऐसे, इधर काटेगी, इधर तो दूरी बढ़ती जा रही है, तो जिस साइड में दूरी कम होगी उस साइड में रेखाएं एक दूसरे को काटेगी। अब दूसरा देखो, तीसरी परिभाषा, यदि दो रेखाओं पर एक, यदि रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा खींचने पर, ये रेखाएं, इस पे हमें एक तिर्यक रेखा खींच रहे हैं, एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग अगर 180 डिग्री से कम हो या 180 डिग्री से ज्यादा हो, कम हो या ज्यादा हो कोई आपत्ति नहीं। जैसे बेटा मान लेते हैं आपके सामने ये वो कोण आ गया 80 डिग्री, ठीक है, चलो इसको 70 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बेटा 70 डिग्री, और तो ये हो गया बेटा 100 डिग्री। अब आपको आपको पता है दोनों कोणों का, अंतर कोणों को जोड़ा तो कितना आया बेटा, 170 डिग्री आया। अब मुझे एक बात बताओ, इधर इधर कौन सा आया? आपको पता है पूरा एक सरल कोण 180 को होता है, ये 70 है तो ये कितना हो गया बेटा, 110 हो गया। अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया बेटा, 80 हो गया। अब आपको पता है दोनों कोणों का जोड़ा तो कितना आया बेटा, 190।
बेटा एक साइड में तो 180 से ज़्यादा जाएगा और एक साइड में 180 से कम जाएगा। अब बताओ रेखाएं किधर काटेगी एक दूसरे को? बेटा रेखाएं एक दूसरे को किधर काटेगी, इधर काटेगी या उधर काटेगी? बेटा देखो जिस साइड में देखो इसकी दूरी बढ़ती जा रही है, इसका मुंह खुलता जा रहा है, तो इस साइड में रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। भाई ये काटेगी क्या एक दूसरे को? नहीं काटेगी, क्योंकि इनका मुंह ज़्यादा से ज़्यादा खुलता जाएगा। आगे बात में तो ऐसे ये है, इधर एंगल बड़ा है और इधर एंगल छोटा है। छोटा है जिस साइड में एंगल छोटा रहता है, देखो ये देखो मैंने आपको ये दो पेन है आपके सामने, बताओ ऐसे रखें इन दोनों पेनों को। अब किस और बढ़ाने पर ये एक दूसरे को काटेंगे? इनके नखून है, ये है इस पे, तो अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ ऐसे तो इस और ही काटेंगे, पीछे बढ़ाने पर तो ये बहुत दूर दूर जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो जिस और एंगल अगर 180 डिग्री से कम होता है, जिस साइड में एंगल 180 डिग्री से कम होता है, तो रेखाओं को इनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटेगी। इनको आप आगे बढ़ाओगे तब ये एक दूसरे को क्या कर देगी बेटा? काट देगी, इधर नहीं काटेगी। ठीक है, क्योंकि इधर आगे बढ़ाओगे तो इसका मुंह खुलता जाएगा। ठीक है भाई, तो अब देखो, अब ये देखो इसने बोला है यदि दो रेखाओं पर एक तिर्यक रेखा खींचने पर एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, उधर वाला देखेंगे तो 180 डिग्री से कम है, इधर वाला देखेंगे तो 180 डिग्री से अधिक हो, तो वे रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जिस तरफ अंतःकोण 180 डिग्री से कम होता है, देखो अंतःकोण 180 डिग्री से कम यहाँ पे है, यहाँ पे है, कम होता है, इस ओर रेखाओं को आप रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी, इस ओर रेखाएं आपस में क्या करेगी बेटा? एक दूसरे को काटेगी। ठीक है भाई, यह है समांतर रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो कोण समद्विभाजक एंगल बाई सेक्टर, देखो देखिए, देखो आप मुझे एक बात बताओ, कोण समद्विभाजक किसे कहते हैं? देखो आपके सामने मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, मान लेते हैं ये कोण है 60 डिग्री का है। कितने का है बेटा? 60 डिग्री का है। तो मैं एक ऐसी रेखा खींचूं, मैं एक ऐसी रेखा खींचूं जो इस कोण को दो बराबर भागों में काट दे। इसका मतलब ये भी 30 का होगा तो ये भी 30 का। अगर मान लेते ये थीटा है तो ये भी कितना होगा बेटा? थीटा ही होगा। तो एक ऐसी रेखा जो कोण को दो बराबर भागों में काट दे, कोण समद्विभाजक। कोण का मतलब हो गया कोण, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो भागों में बांट दे। ऐसा कोण जिसको दो बराबर भागों में काट दे, जैसे आपके सामने मैंने बताया भी ये 60 डिग्री का है। ठीक है भाई, 60 डिग्री को क्या कर रही है? एक रेखा है जो इसको 30 डिग्री और 30 डिग्री में बांट रही है। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं हम एंगल बाई सेक्टर। ठीक है, यार इसके ऊपर अगर क्रॉस लगा दे, देखो एंगल बाई सेक्टर को प्रदर्शित करने का तरीका ये है, जैसे मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है, मैंने ये एक रेखा खींच के ऐसे ऐसे कर दिया, इसके ऊपर क्रॉस का चिन्ह बना दिया, तो इसका मतलब ये एंगल बाई सेक्टर रेखा है, कोण समद्विभाजक रेखा है। ठीक है, ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका है, क्रॉस का चिन्ह बना दो, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे ये कोण जितने का है, अगर ये 20 का है तो ये भी 20 का ही होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कोण समद्विभाजक रेखा। अब अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक, बेटा अंतःकोण और बाह्य कोणों को जोड़ते हो आता है बेटा 180 डिग्री आता है। देखो देखिए कैसे, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपको डायग्राम बताता हूँ, आपको डायग्राम बना के बताता हूँ, मुझे एक बात बताओ, हाँ एक बात बताना मुझे, ये अंतःकोण है इसका और ये इसका क्या है? बाह्य कोण है। ये अंतःकोण है और ये बाह्य कोण है। ठीक है, अगर मान लेते हैं अंतःकोण मान लेते हैं 60 डिग्री का है, तो बाह्य कोण कितने का होगा? 120 डिग्री का होगा। ठीक है भाई, देखो देखिए, तो अब दोनों कोणों का अंतःकोण और बाह्य कोणों को जोड़ोगे, बताओ अंतःकोण और बाह्य कोणों को जोड़ोगे तो कितना आएगा बेटा? 180 डिग्री आएगा। ठीक है भाई, हाँ देखो देखिए, और ये कुछ अलग कहना चाह रहा है, देखो अंतःकोण और बाह्य कोण, लेकिन यहाँ पे समद्विभाजक है, अंतःकोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक।
तो इन दोनों का योग, अब देखो आपने 8 क्लास में पढ़ा था अंतःकोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग कहना चाह रहा है। जैसे मान लेते बेटा, जैसे ये कोण है, अंतःकोण ये हो गया, इसका समद्वि विभाजक खींचेंगे तो ये हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए इसको 60 माना तो ये कितना हो जाएगा बेटा 30, और ये कितना हो जाएगा 30। अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल कितना है बेटा? अब मुझे एक बात बताना, ये अंतःकोण था इसलिए इसका क्या कर दिया हमने, बाइसेक्टर कर दिया, तो ये अंतःकोण समद्वि विभाजक हो गया। बेटा ये 60 डिग्री का था तो इसलिए इसको दो बराबर भागों में बांट दिया तो 30-30 का हो गया, तो ये अंतःकोण समद्वि विभाजक हो गया। तो अंतःकोण समद्वि विभाजक, अरे एक अंतःकोण कितना आया बेटा 30 का आया। अब बाह्य कोण देखो, आपको पता है टोटल पूरा कितना होता है 360 होता है। भाई टोटल कितना होता है बेटा 360 होता है। तो 360 होता है तो इसमें से ये 60 तो चले गया, तो बाहर वाला कितना बचा, 300 ही तो बचा है बेटा। बाहर वाला कितना बचा है 300। भाई बाहर वाला कितना बचा है 300। अब 300 को दो बराबर भागों में काटोगे तो कितना आएगा बेटा 150 150 ही तो आएगा। कितना आएगा बेटा 150 150 ही तो आएगा। अरे कह रहा हूं ना, इसको दो बराबर भागों में काटोगे 300 को तो कितना आएगा बेटा 150 150 ही तो आएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर इसका बाइसेक्टर देखो, इस बाइसेक्टर को मैं आगे बढ़ा दूं, इस बाइसेक्टर को मैं आगे बढ़ा दूं तो बताओ इधर ये 150 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण कितने का होगा बेटा 150 का होगा, और ये कोण भी कितने का होगा 150 का होगा। तो अब इसने ये बोलने की कोशिश की है, देखो ये एक तो बाह्य कोण हो गया और एक अंतःकोण हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। देखो देखिए, एक और मैं उदाहरण दे देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ ना, है ना, कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायग्राम में नहीं बताएंगे। मैंने इसको दे दिया, आपके सामने दे दिया बेटा, शार्ट का ले लेते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। बेटा ये 60 डिग्री का है। अब 60 का अंतःकोण है, अंतःकोण कितने का है बेटा 60 का है, अंतःकोण 60 डिग्री का लिया हमने, ठीक है। और बाह्य कोण, अब बताओ बाह्य, एक बात बताऊँ, आपको पता है टोटल पूरा 360 होता है, 360 होता है। तो अब ये अंदर वाला 60 चला गया तो बाहर वाला कितना बचा है 300 डिग्री बचा है, 300 डिग्री बचा है। अब देखो इस 60 का आधा करना है, अरे कौन समद्विभाजक, अब पढ़ रहे हैं हम अंत है, अंत कौन है, लेकिन अब हमें अंत है कौन समद्विभाजक करना है, कौन समद्विभाजक। जो अंतःकोण आया है, जो अंतःकोण था हमारा 60, अंतःकोण 60 था और बाह्य कोण कितना था बेटा हमारा 300 है। अब मुझे एक बात बताओ, अंतःकोण का समद्विभाजक करना है, अंतःकोण को दो बराबर भागों में तोड़ेंगे तो कितना कितने का आएगा बेटा 30-30 का ही तो आएगा, 30 और 30। अब देखो ये बाह्य कोण समद्विभाजक निकालते हैं। मुझे एक बात बताओ, बाह्य कोण समद्विभाजक मतलब जो बाह्य कोण आया है इसको समान दो भागों में काटो। अगर 150 को आप 300 को समान दो भागों में बांटोगे तो कितना आएगा 150 150 ही तो आएगा। अब इसने क्या बोला है, अब इसने यहाँ पे ये बोला है बेटा, इसने यहाँ पे ये बोला है, देखो समझ गया है? हाँ, एक अंतःकोण, एक लिखना तो भूल गया है, एक अंतःकोण, एक अंतःकोण समद्विभाजक और एक बाह्य कोण समद्विभाजक को जोड़ते हो, एक बाह्य कोण समद्विभाजक को जोड़ते हो तो कितना आता है बेटा 180 डिग्री आता है। देखो आप जोड़ के भी देख सकते हो, देखो आप एक अंतःकोण को पकड़ लो और एक बाह्य कोण को पकड़ लो, एक तो अंतःकोण और एक बाह्य कोण को पकड़ोगे तो ये कितना आ रहा है बेटा 180 डिग्री आ रहा है, और आ रहा है एक अंतःकोण समद्विभाजक और एक बाह्य कोण समद्विभाजक, इसको जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है तो कितना आएगा बेटा 180 डिग्री आएगा। लेकिन आपने, अरे वो एक ही बात है, अरे बेटा एक ही बात है, अंतःकोण और बाह्य कोण को जोड़ते हो, भाई अंतःकोण और बाह्य कोणों को जोड़ोगे तो भी कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है, और इनके समद्वि विभाजक को भी जोड़ोगे तो भी कितना आएगा बेटा 180 डिग्री तो आएगा। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं, ठीक है बेटा जी। ये
तो बेटा आपका ये इस चैप्टर का कंप्लीट बेस हो गया है। ठीक है, आई उम्मीद है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप जाते जाते बेटा जी इस क्लास को आप लाइक और शेयर करके जाना है। हाँ, ओके, इस क्लास को आप लाइक और शेयर करके जाओगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दिया जाए। इतना प्यारा चैनल है हमारा, और मैं भी कितना प्यारा हूँ। हाँ, ठीक, ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।